नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप शर्मा श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 11वीं के अंदर 11वीं एग्रीकल्चर में और 11वीं साइंस के अंदर हिंदी मीडियम में हमारा जो पहला लेसन उसमें जीव जगत था वो कंप्लीट हो चुका है और इसमें हमारी बायोलॉजी से संबंधित जानकारी थी वो भी हमारी पूरी हो चुकी है। आज हम कॉमन टॉपिक लेके चल रहे हैं और उस कॉमन टॉपिक का नाम है कोशिका। अगर हम बायोलॉजी जब पढ़ रहे हैं और हम सेल ना पढ़े, कोशिका ना पढ़े, तो सारा का सारा ज्ञान हमारा अधूरा रह जाता है और हमारी जो शुरुआत होती है वो कोशिका से ही होती है। क्योंकि शरीर की जो क्रियात्मक, किसी भी जीव की, कोई भी जीव हो, उसकी जो क्रियात्मक और संरचनात्मक जो इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल से बताऊं, जैसे मैं एक लाइन लिख देता हूं यहाँ पे, इसी लाइन को आगे हम लेके चलेंगे। शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। अब शरीर चाहे वो एक कोशिक हो चाहे वो बहुकोशिक हो, ये जो लाइन जो है, शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। जैसे अगर हम कोई मकान बनाते हैं, उसकी नींव डालते हैं, तो आप लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा, आज हमने उस मकान की हमने नींव डाली। या हम घर पे भी कई बार हमने जैसे हमने हमारे पास में कोई नया मकान बनाते हैं तो वहां पे जो शुरुआत होती है वो किसकी होती है? ईंट की होती है। क्या होती है? ईंट की। तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। जो ईंट जो है वो क्या है? हमारे जो ईंट है, जो हमारे मकान की एक छोटी से छोटी इकाई है। और ईंट से ईंट मिलकर क्या बनती है? दीवार बनती है। और दीवारों से मिलकर के क्या बनता है? एक कमरा बनता है। और कमरे से कमरा मिलकर क्या बन जाता है? एक मकान बन जाता है। क्या बन जाता है? मकान, पूरा एक मतलब घर बन जाता है। ठीक है। तो यानी इस तरह से हमारे शरीर के अंदर भी क्या होता है कि हमारे शरीर में सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका। सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका। और कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं? ऊतक बनते हैं। और ऊतकों से मिलकर, ऊतकों का जो समूह होता है उससे क्या बनते हैं? अंग बनते हैं। और अंग से अंग मिलकर क्या बनाते हैं? तंत्र बनता है। और तंत्र से तंत्र मिलकर के क्या बन जाता है? शरीर बन जाता है। ये देखिए, सबसे छोटी इकाई आप देखोगे तो कोशिका है, शरीर की सबसे छोटी। जिस तरह से मैंने आपको ये बताया था कि हमारे जो मकान होता है, जो घर है या कोई बिल्डिंग है, उसमें सबसे छोटी से छोटी अगर इकाई की बात करें तो वो क्या है? ईंट होती है। इसी तरह से हमारे शरीर की, चाहे कोई सा भी जीव हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो जंतु विज्ञान हो, जंतु विज्ञान के अंतर्गत कोई भी जीव हो, चाहे वो एक कोशिक है चाहे बहुकोशिक है, जो भी जीव है वो सारे के सारे किसके मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है। तो ये तो एक प्रारंभिक जानकारी थी जो मैंने आप लोगों को बताई। अब अपने बात करते हैं कि कोशिका शब्द आया कहां से और किस तरह से लगता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखा था रॉबर्ट हुक ने। ये यहाँ पे देखो, मैंने इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है और एक क्रम वाइज लिखी हुई है। अपने आप अपने नोट्स में इसको मेंटेन करेंगे, लिखेंगे। देखिए आप, 1665 के अंदर, सन 1665 के अंदर, 1665 के अंदर एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने क्या किया था? कोरक में देखा। किसमें देखा था? कोरक में देखा। कोरक में उन्होंने क्या देखा? एक कक्ष के रूप में देखा। क्या देखा? कक्ष। क्योंकि कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और जो सेल शब्द आया वो किससे आया है? सेलुला से आया है। और सेलुला को क्या कहते हैं? कक्ष। यानी जैसे आपने मधुमक्खी का जो छत्ता देखा होगा, छत्ते में क्या होते हैं? इस तरह से छोटे छोटे उसमें क्या होते हैं? इस तरह से ऐसे होल से नजर आते हैं, तो वो कक्ष नजर आते हैं। इसी तरह से हमारे शरीर में या इसी तरह से कोशिकाओं का इस तरह से ग्रुप पाए जाते हैं। जैसे ऊतक है, ऊतक को अगर हम काटेंगे तो उसमें क्या होता है? इस तरह से हमें कोशिकाएं नजर आती है। तो सबसे पहले 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने कोरक के अंदर सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने देखा था। ठीक है। उसके बाद में एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था ल्यूवेन होक। 1600
1674 के अंदर क्या हुआ, ल्यूवेन होक ने क्या किया, ये जो रॉबर्ट हुक ने देखा वो मर्द कोशिकाएं थी और एक जो कोरक की जो पास कोशिका जो भित्ति थी उसको देखा था उन्होंने। और ल्यूवेन होक ने क्या किया, ल्यूवेन होक ने तालाब का पानी लिया और एक अनगढ़ माइक्रोस्कोप जो था, एक अनगढ़ माइक्रोस्कोप, अनगढ़ का मतलब पूरी तरह से निर्मित नहीं था, कहीं लेंस लगा लिया, कहीं पर दर्पण से लगाकर वो करके प्रकाश वगैरह डाल करके फिर उन्होंने क्या देखा और लिया क्या था, उन्होंने लिया था तालाब का पानी लिया और उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले ल्यूवेन होक ने जीवित कोशिकाओं को देखा था। देखिए मैंने यहाँ पे सीक्वेंस बनाया, देखिए 1665, 1676, 1831, 1839, 1838, 39 के अंदर देखिए आप 1855, 1940। 1674 के अंदर ल्यूवेन होक ने जीवित कोशिकाओं को देखा था, तालाब के जो पानी था उसके अंदर उसने कुछ प्रोटोजोआ या कुछ छोटे मोटे जीव थे जो जीवित थे उनको उसने सबसे पहले देखा था। फिर बात आती है 1831 के अंदर। 1831 के अंदर क्या हुआ, 1831 में एक वैज्ञानिक हुए रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये बताया कि कोशिका तो होती है और उस कोशिका के अंदर क्या होता है, एक केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक। और हम आगे पढ़ेंगे इस केंद्रक के आधार पर भी हम कोशिका को दो प्रकार में बांटेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अभी चर्चा नहीं करूंगा मैं, आगे चर्चा करेंगे। केंद्रक बताया, किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। फिर 1839 के अंदर क्या हुआ, एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था जेई परकिंजे। जिनका नाम क्या था, जेई परकिंजे। उन्होंने देखा कि जो कोशिका है उसके अंदर एक लिक्विड पदार्थ है और वो लिक्विड पदार्थ क्या है, वो जीवित पदार्थ है। और उस जीवित पदार्थ को उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने इसको नाम दिया था साइटोप्लाज्म, यानी जीव द्रव्य, उन्होंने इसको नाम दिया। फिर सन आया 1838, 39। 1838 और 39 में क्या हुआ, दो वैज्ञानिक हुए। एक तो जो दो वैज्ञानिक थे, एक तो थे एम सलीडन। क्या थे, एम सलीडन, ठीक है। और जो दूसरे थे वो थे टी सेवान। ये थे वनस्पति शास्त्री, बोटनिस्ट, और ये थे जूलॉजिस्ट यानी जूलॉजी के, ठीक है। एक वनस्पति के थे और एक जूलॉजी के थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले क्या दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत उन्होंने दिया। इसके बारे में चर्चा करेंगे, हो सकता है इसी वीडियो में चर्चा करेंगे, नहीं तो अगले वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे कोशिका सिद्धांत क्या था, ठीक है। कि एम स्लीडन व टी सेवान ने क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत जो दिया था वो उसमें सिद्धांत में क्या क्या बातें थी वो भी हम चर्चा करेंगे, जरूर करेंगे। फिर क्या हुआ, उन्होंने तो कुछ बातें बता दी थी कोशिका सिद्धांत के रूप में। फिर 1855 के अंदर एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था विर्चो। विर्चो ने क्या किया, इस कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। और इनके जो सहयोगी थे, इन विर्चो के जो सहयोगी थे वो कौन थे, नेगेली थे। मैंने यहाँ पे उनका नाम नहीं लिखा था, ठीक है। देखिए यहाँ पे विर्चो 1855 के अंदर विर्चो आए, उन्होंने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। उनका सहयोग करने वाले कौन थे, नेगेली थे। फिर आई 1940 के अंदर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हो गई। इलेक्ट्रॉन यानी माइक्रोस्कोप था, बहुत ज्यादा मतलब मॉडिफाई होकर आया और वो था इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जो जटिल संरचना थी, कोशिका की जटिल संरचना के हम आप कोशिका को शुरू कर चुके हैं, तो कोशिका की संरचना को हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे और उसके अंदर हम बात करेंगे कोशिका के अंदर जो पाए जाने वाले जो कोशिकांग है उसकी जटिल संरचना कैसी है, उसके अंदर जो पाए जाने वाले जो अंग थे उन सब का अध्ययन किया गया। कब, 1940 के बाद। 1940 के बाद में जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जब खोज हो गई तो क्या हुआ, उसकी जटिल जो संरचना थी और बहुत से जो अंग थे उनको पूरी तरह से समझाया गया, ठीक है। अब थोड़े से हम बात कर लेते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में कि कोशिका सिद्धांत क्या था
और कोशिका सिद्धांत के बारे में जो एम स्लीडन और टी सेवान ने दिया था, ठीक है, तो क्या था और उसके अंदर क्या क्या उन्होंने बताया था, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो कोशिका सिद्धांत जो है, ये जो कोशिका सिद्धांत है, ये किसने दिया था? ये दिया था एम स्लीडन और टी सेवान ने। तो इन्होंने क्या बताया था? एक तो मैंने पहली बात तो मैंने यहाँ बता दी थी आप लोगों को। इन्होंने ये बोला कि जो कोशिका जो है वो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या है, इकाई है। फिर उन्होंने कहा था कि शरीर जो है हमारा, जो पहले तो उन्होंने बता दी कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। दूसरा उन्होंने ये बोला कि कोई भी शरीर है, वो शरीर जो है वो क्या, जी संजीवों का जो शरीर होता है वो एक या अनेक, यानी एक या अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। और उसी आधार पर, जैसे एक है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय कहेंगे, और जिसमें दो है उसको हम क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय कहेंगे, ठीक है, बहुकोशिकीय, ठीक है, मल्टी सेलुलर। फिर उन्होंने तीसरा पॉइंट भी दिया। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये दिया था कि प्रत्येक कोशिका के, कोई भी कोशिका है और उस कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है, और उस केंद्रक के अंदर, ये वैसे तो मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अगले वीडियो में जब हमने कोशिका की संरचना के बारे में बात करेंगे, बाकी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो केंद्रक जो है उस केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। क्या पदार्थ पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, और गुण उसके अंदर निहित होते हैं। फिर चौथा पॉइंट उन्होंने ये बताया था कि अगर हम बात करें, ये अगर हम कोई नई कोशिकाओं की अगर उत्पत्ति होनी है, नई कोशिकाओं की जो उत्पत्ति है वो कैसे होती है, वो पुरानी कोशिकाओं से ही होती है। यानी इस कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत हालांकि ध्यान रखना, ये जो सिद्धांत जो है, मैं इसको पूरा बता देता हूं। उन्होंने बोला था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। किससे होता है? नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। और ये जो बात बोली थी, ये एम स्लीडन और टी सेवान ने नहीं बोली थी। ये जो बात बोली थी, ये बोली थी विर्चो ने। ये बात जब पहले बात आई थी कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था एम स्लीडन व सेवान ने, और विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। तो विर्चो जब कोशिका सिद्धांत को जब आगे बढ़ाया तो उन्होंने ये बात बोली थी कि जो नई कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होती है वो पुरानी कोशिकाओं से होती है। और ये उनका पूरा एक मेन उनका जो थ्योरी थी, उन्होंने ये बताया। इसी आधार पर उन्होंने इस कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। ठीक है, एक पॉइंट और है, वो ये है कि प्रत्येक कोशिका के जीवन के साधनते के साथ उसका उद्गम, यानी जैसे बात आती है कोई भी अगर नया जीव, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे बताया कि नई कोशिका निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होती है, और प्रत्येक कोशिका जीवन के सातत्य में साथ उसके उद्गम और स्वभाव को भी दर्शाती है। पर जो भी कोई कोशिका है वो उसका स्वभाव थोड़ा अलग होता है। जो स्वभाव है प्रत्येक कोशिका का स्वभाव, जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, उनका भी स्वभाव अलग अलग है। ठीक है, यानी उनके अंदर निरंतरता जो बनी रहनी चाहिए, तो वो क्या करती है, उसमें विभाजन भी होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना। एक बात और आपको बताता हूं कि अगर कोशिका को बनाए रखना है तो उसके लिए विभाजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कोशिका विभाजन होता ही होता है। और कोशिका विभाजन होगा तभी तो क्या होती है, वृद्धि होती है। तो आज की जो हमारी क्लास रही है वो हमारी कोशिका पे रही है। कोशिका भी शुरू की है, काफी लंबा टॉपिक है ये। ठीक है, तो इसको हम आगे सविस्तार हम आगे फिर चर्चा करेंगे। संरचना के बारे में, उसके कोशिकाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।